हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी मज़े में। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। अब तक के वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनपीओ के बारे में दो टॉपिक कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग फिर दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ का उसका एक स्ट्रक्चर देने वाला हूं, और दूसरा हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एनपीओ के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे। आखिरी तक आप ये वीडियो देखते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, तो उसके अंदर हम लोग क्या कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। ठीक है। इसके अंदर हम कौन से रिसीट्स, कौन से एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिर हम कौन कौन से इनकम को रिकॉर्ड करते हैं और कौन कौन से एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस साल में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका ये यूट्यूब चैनल। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखते हैं बेटे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या करते हैं, नाम में ही क्लेरिफिकेशन है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हम दो बातों की बात करते हैं, एक रिसीट की और दूसरे पेमेंट की। रिसीट और एक पेमेंट। रिसीट का मतलब प्राप्तियां, जो पैसा आएगा। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली एनपीओ क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके पास मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैश के फॉर्म में होता है। इसकी खास बात ये होती है कि मोस्टली ट्रांजेक्शन कैश के फॉर्म में होता है। तो पैसे आते हैं और पैसे जाते हैं और रेगुलर बेस पे आते जाते हैं। ठीक है। तो जो रिसीट होता है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम लेजर के फॉर्म में इसको देख लेंगे। रिसीट, प्राप्ति। बेटे जो भी एनपीओ होता है इसको दो तरीके से पैसे आते हैं, दो तरीके से पैसे आते हैं। हम इनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है बेटे रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है। अब ये रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। देखो बेटे, जो रिवेन्यू रिसीट्स होता है एक ऐसा टाइप्स ऑफ रिसीट होता है जो रिकरिंग इन नेचर होता है। कहने का मतलब एक ऐसा रिसीट जो रिकरिंग इन नेचर होता है, और कैपिटल रिसीट्स एक ऐसा रिसीट्स होता है जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग इन नेचर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब ये रिकरिंग का क्या मतलब होता है। रिकरिंग का मतलब होता है बेटे कि ऐसे रिसीट्स, ऐसे प्राप्तियां जिसमें पैसा आ तो रहा है लेकिन कैसे आता है, रेगुलरली आता है, रेगुलर होके आता है, रेगुलर आता है या कॉन्टिन्यूअस पैसा आता है। ठीक है। बार बार आता है। लेकिन नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन कंटिन्यूअस या नॉन रेगुलर, मतलब बार बार पैसा नहीं आता, या नॉन कॉन्टिन्यूअस भी हम कह सकते हैं। ठीक है बेटे, नॉन कॉन्टिन्यूअस। ऐसा रिसीट, ऐसी प्राप्ति जो बार बार नहीं मिलती उनको हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, और जो बार बार मिलता है उसको हम लोग रेगुलर या कॉन्टिन्यूअस रिसीट्स बोलते हैं। क्लियर है बेटे। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि भाई कौन कौन से ऐसे पैसे होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस मानते हैं और कौन कौन से नहीं होते। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो जो एनपीओ होता है इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई काम करेगा या कोई सेल परचेज करता है। नॉर्मली इसका जो मेन काम होता है वहाँ से इसके मेंबर से जो पैसा आता है वो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह तो करते नहीं, तो जनरली ये ट्रेडिंग करते नहीं, तो इनको जो है बिजनेस से कोई बेनिफिट या बिजनेस से इनफ्लो तो होता नहीं। तो जैसे सब्सक्रिप्शन, इनके जो मेंबर हैं उन्हीं से जो इनको रेगुलर बेस पे पैसा मिलता है वो। ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक होता है, दिस इज कॉल्ड चंदा। और उसके बाद और क्या हो सकता है, तो भाई देखो इसके जो मेंबर हैं तो कई बार स्पेसिफिक पर्पस के लिए जैसे पैसे देते हैं या चैरिटी देते हैं अपनी मेंबरशिप देने के अलावा। ठीक है। मेंबरशिप देने के अलावा उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कभी कभी गवर्नमेंट देती है पैसा। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है जो कि स्पेसिफाइड नहीं होता।
ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई लोग जब एडमिशन होते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो तभी भी एडमिशन चार्ज दिया जाता है, एडमिशन फीस जिसको हम लोग बोलते हैं, या एंट्रेंस फी भी बोलते हैं इसको, एंट्रेंस फी। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब सेम होता है। सो ये ऐसे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन को मिलता रहता है, बार बार रिसीट होता रहता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब बेटे क्या होता है? नॉन रिकरिंग ऐसा होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई जैसे नॉन रिकरिंग, अब यहाँ पे हमें पैसे तो मिलते हैं लेकिन बार बार नहीं मिलते, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। जैसे कि लेगेसी होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर लेट्स से कि कोई अपनी इच्छा से, विल से अपनी प्रॉपर्टी दान दे देता है, या अपनी प्रॉपर्टी को जो है किसी अनाथालय या किसी गुरुद्वारा, मंदिर, ठीक है, मस्जिद, इनको दे के चला जाता है कि भाई मेरे डेथ के बाद ये मेरी जो प्रॉपर्टी है वो ये रख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं या इनके नाम हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड लेगेसी, और ये बार बार नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि स्पेसिफिक डोनेशन जो हमने रिवेन्यू में बात करी वो नॉन स्पेसिफिक है, ये वाला नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब जब पैसा कोई दे रहा है तो देते टाइम उसका पर्पस जब वो क्लेरिफाई कर दे, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी पर्पस बता रहा है कि इस पैसे को कहाँ पे यूज़ करना है। स्पेसिफिक डोनेशन जैसे कि फंड होता है, ठीक है, जो फंड मिलता है, ठीक है, स्पेसिफिक फंड वो। सो इस तरीके के जो रिसीट्स होते हैं वो नॉर्मली कौन से होते हैं बेटे? नॉन रिकरिंग इन नेचर, जिसको हम कैपिटल रिसीट्स बुलाते हैं। होप सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, कह रहे हैं अच्छा ठीक है सर, आगे बताओ, आ रहा है यहाँ तक तो ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिसीट्स के बाद पेमेंट की। तो बेटे ऐसे ही पेमेंट होता है, ठीक है। पेमेंट में भी हम दो तरीके के पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट में भी कितने तरीके के पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं? दो। कौन कौन से बेटे? बताओ, सही बता रहे हो, ठीक है, गुड। कह रहे हैं बच्चे सर रेवेन्यू पेमेंट होगा एक तो, और दूसरा, गुड, साथ साथ बोलो, नहीं तो पता चला सो गए सारे, ठीक है। सो साथ साथ बोलोगे तो नींद नहीं आएगी और पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। सो चिंता ना करो, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन आवाज़ें सबकी सुनाई दे रही है। सो रेवेन्यू पेमेंट और दूसरा कैपिटल पेमेंट, ठीक है, साथ साथ बोलेंगे, चुप कोई नहीं बैठेगा आप में से। सो रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है बेटे? रेवेन्यू पेमेंट एक ऐसा पेमेंट होता है जो कि सेम रिकरिंग पेमेंट होता है। मतलब ऐसे पेमेंट जो बार बार करने पड़ते हैं, बार बार देने पड़ते हैं, बार बार जो खर्च करना पड़े वो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सैलरी है, ठीक है, रेंट है, ठीक है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। जैसे और कोई रिपेयरिंग वगैरह का खर्च है, या नॉर्मली कंजम्पशन है, जो मान लीजिए जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पर्पस है उसके लिए जो खर्च होता है। सो ये कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। सो मोस्टली जो खर्च होता है वो, जैसे आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, वैसे ही खर्च यहाँ पे होता है। और कैपिटल पेमेंट कैसे होता है बेटे? तो ये नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। कहने का मतलब ऐसा खर्च जो बार बार नहीं होता, मतलब नॉन रेगुलर, ठीक है। अब ऐसा खर्च जो बार बार नहीं होता, सो वो कैपिटल पेमेंट हो जाता है। अब इसके अंदर हम कौन कौन से पेमेंट करेंगे? भाई पेमेंट करेंगे तो पैसे तो जाएंगे, हाँ या ना? पेमेंट करोगे तो पैसे आएंगे जाएंगे? सर जाएंगे। अब पैसे जाएंगे तो देखो, पैसे यहाँ पे भी गए, पैसे यहाँ पे भी जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ वो पैसे गए जो बार बार गए, रेगुलरली जाते हैं, यहाँ पे कभी कभार जाते हैं। जैसे कि एक्सपेंडिचर कर दो, अगर आप एक्सपेंडिचर कर दो, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। भाई अगर बिल्डिंग बनवाओगे तो बिल्डिंग को बनवाने पे जो खर्च करोगे, पैसे तो गए ना, लेकिन क्या डेली बिल्डिंग बनवाओगे? नहीं सर। तो ऐसे जो पेमेंट आप करोगे तो एक ऐसा पेमेंट है, ये आपका कैपिटल पेमेंट है, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे कि आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक है। जैसे आपने परचेज कर लिया है बुक, मान लो लेट से परचेज ऑफ बुक्स, आपने किताबें खरीद ली,
तो अब किताबें तो हम डेली खरीदते नहीं भाई, एक बार खरीदते हैं और सालों सालों तक। लेट से मेरा लाइब्रेरी है जो मैं अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने बुक खरीद के आज जो रखी है, क्या वो हर साल मैं हर दिन खरीदूंगा? नहीं, हर महीने थोड़ा नहीं खरीदूंगा। सो एक बार खरीदूंगा, सालों सालों तक बुक चलने वाली है। तो ये ऐसे पेमेंट होते हैं जो एक बार आप करते हैं और कई सालों तक इसका बेनिफिट आपको मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल पेमेंट एंड दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू पेमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? ठीक है। अब कह रहे हैं सर तो थोड़ा सा आप बता दो। तो देखो बेटे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से उठता है बार बार। ठीक है कि सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसके ना दो बातें हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, कि नेचर ऑफ अकाउंट, ये जो हम अकाउंट बनाते हैं या जो ये लेजर का नेचर होता है, नेचर क्या होता है? तो बेटे देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो पैसे आते हैं वो रिसीट में और जो पैसे हमारे पास से जाएंगे वो पेमेंट में। सिंपल। अब आएगा तो रिसीट में, जाएगा तो पेमेंट में। किसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? पैसों का आना और पैसों का जाना। तो पैसों का जाना और पैसों का आना, तो बताओ अब एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश की रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अब कैश की रिकॉर्डिंग करोगे तो ऐसे हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि जिसमें भी हम एसेट्स, जो भी ऐसा है लेजर जिसके अंदर हम एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, उन सबको हम क्या नाम देते हैं? रियल अकाउंट। ठीक है बेटे, एक्सेप्ट बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, ठीक है, प्रीपेड, ठीक है, एक्रूड, ये सारे पर्सनल होते हैं, बाकी रियल होते हैं। सो रियल अकाउंट का इसका नेचर होगा। क्लियर? और इसको हम किस बेस पे तैयार करते हैं? तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं इसके अंदर? तो देखो, पैसों का आना और पैसों का जाना, दो बातें रिकॉर्ड होती है। और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, दो तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं, या तो हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं या फिर हम एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो देखो बेटे, पैसों का आना पैसों का जाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो बताओ क्या कह रहे हो, कौन सा रिकॉर्डिंग करूं, कैश या एक्यूरल? बच्चे कह रहे हैं सर कैश बेसिस होगा ना, कैश बेसिस अकाउंटिंग की जाती है, क्योंकि पैसों के आने पे और पैसों के जाने पे इसके अंदर अकाउंटिंग की जाती है। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो अब मान लो कई बच्चों के दिमाग में कीड़ा उछल गया कि सर अब इसमें भी हम कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करते थे, तो इसी का जैसा एक और टॉपिक था जिसको हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, विच इज़ नॉन एज कैश बुक। याद आया? कैश बुक, इसी की तरह कैश बुक था जहाँ पे पैसे आते थे तो डेबिट साइड और जाते थे तो क्रेडिट साइड। तो ये डिफरेंट कैसे है? देखो बेटे, जो कैश बुक होता है ये थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया जाता है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो पूरे साल पैसे आते हैं और जाते हैं उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आखिरी में जो इंडिविजुअल अकाउंट्स वाइज जो है फाइनली जो हमारे पास रह जाता है, उसको हम कैश बुक से आखिरी में, साल के आखिरी दिन हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहने का मतलब कैश बुक जो है वो थ्रू आउट द ईयर प्रिपेयर किया जाता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो लास्ट डे में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया सबको? जी, आगे बताएं। तो आगे बेटे बड़ा सिंपल है। आगे क्या है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, आधे घंटे तक पहुंच जाए, बट सब कुछ समझ में आ जाएगा एनपीओ के बारे में। ठीक है, सो स्किप मत करना थोड़ा सा अभी प्लीज, और आखिरी तक जरूर देखना। देखो उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, देखो थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है, सो कॉम्प्रोमाइज कर लेना। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो नॉर्मली जब हम डेवलप करते हैं, ठीक है, जब हम बना रहे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये लिखना जरूरी है फॉर द ईयर एंड डेट, जब भी आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये मेरा डेबिट साइड और ये मेरा क्रेडिट साइड। ठीक है बेटे, अब इसके अंदर हम रिकॉर्ड क्या क्या करते हैं, तो मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, सारे इंडिविजुअल आइटम्स नहीं बताऊंगा, मैं मोटे तौर पे बात कर रहा हूँ। ये मेरा रिसीट्स होता है और ये मेरा पेमेंट होता है, रिसीट्स होता है और पेमेंट होता है। अब यहाँ पे रिसीट्स में हमारे पास दो तरीके के पैसे आते हैं, अभी आप लोगों को बताया था मैंने। तो देखो आपके पास ना इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। ठीक है, मतलब पिछले साल का अगर कोई पैसा बचा हुआ है तो बैलेंस बीडी। ठीक है, कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड, और अगर कैश एट बैंक है मतलब बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो कैश एट बैंक।
ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो फिर बाय बैलेंस BD भी हो सकता है, ठीक है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, जो कैश एट बैंक है वो आपका ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैश का तो ओवरड्राफ्ट हो नहीं सकता। अब यहाँ से हमने 2 तरीके से पैसे रिसीट किए थे, याद है कौन कौन से सर? तो रिवेन्यू, एक तो रिवेन्यू रिसीट्स था जो पैसे आए थे हमारे पास, और दूसरा कैपिटल रिसीट था, ठीक है बेटे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आगे के 2 अकाउंट्स अपने आप बन जाएंगे, एक रिवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। ऐसी पेमेंट में बेटे 2 तरीके के हमने पेमेंट पढ़े, एक रिवेन्यू पेमेंट और दूसरा कैपिटल पेमेंट, दूसरा कैपिटल पेमेंट, ठीक है बच्चे। सो रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। अब नॉर्मली जब हम इसको क्लोज करते हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर, अगर मान लो रिसीट हुआ ज़्यादा पेमेंट किए कम तो हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा बच जाएगा, मतलब प्राप्ति हुई ज़्यादा और हमने पेमेंट किए कम, ठीक है। सो हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो जो हमारे पास बच जाता है वो बैलेंस CD कैरिड करते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर कैश इन हैंड होगा तो कैश इन हैंड, और अगर कैश एट बैंक होगा तो कैश एट बैंक, सिंपल। सो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका तैयार हो गया, ठीक है बेटे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद इन्हीं दो तरीके के रिसीट्स, यही 2 तरीके के रिसीट्स है ना, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट, ऐसी 2 पेमेंट है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब इन्हीं से ना 2 नए लेजर तैयार हो जाते हैं। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मोटे तौर पे इसके बारे में जानते हैं कि मोटे तौर पे क्या बताता है आपको। सो देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर 2 बातें रिकॉर्ड हो रही है, जो हमारा एक आमदनी है और दूसरा हमारा जो खर्च है, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आमदनी और खर्च को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग नाम देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसके अंदर हम किस बेस पे रिकॉर्डिंग करेंगे? तो देखो, इसका जो नेचर होता है, ये 2 बातें में, इन 2 बातों में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है उठ के, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेता है, MCQ के फॉर्म में आपसे पेपर में पूछ लेगा। नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट का क्या नेचर होता है, ठीक है बेटे। सो देखो, नेचर ऑफ अकाउंट, अब देखो आप क्या कर रहे हो, अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हो, और हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, कि जो अकाउंट जिस लेजर में हम अपने इनकम और अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनका जो नेचर होता है वो गोल्डन रूल के हिसाब से तीसरा होता है, और वो बेस्ड होता है किस पे? नॉमिनल अकाउंट के बेस पे। क्लियर है सबको? और नेचर ऑफ अकाउंट के अलावा जो दूसरा टॉपिक है कि भाई किस बेस पे हम मेंटेन करते हैं, ध्यान रखना, पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेस पे चलता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटे, ये एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, तो इसको हम बेटे एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर हमने समझ लिया। देखो, ये 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है और बार बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों में, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है कि भाई इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, और हमने पढ़ा हुआ है गोल्डन रूल कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रेवेन्यू। तो भाई जब आपने ये पढ़ा हुआ है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर ही तो बात हो रही है एक्सपेंस की, तो इसके हिसाब से नॉमिनल अकाउंट हमारा गोल्डन रूल 3 पे बेस्ड होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें एक्यूरल बेस पे हम अकाउंटिंग करेंगे। तो एक्यूरल बेसिस ने हमें क्या सिखाया कि जो करंट रिकॉर्ड ऑल करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, whether income is received or not, whether expenditure paid or not, ठीक है। सो चाहे हमें इनकम रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे हमने खर्च को पे किया हो या ना किया हो, अगर वो खाली करंट ईयर से बिलोंग करता है,
अगर वो खाली करंट ईयर से बिलोंग करता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बेटे। अब हमने अब तक जो है देख लिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम अपने इनकम, करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट को कंसीडर करते हैं, चाहे इनकम रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अब देखते हैं इसके अंदर हम लिखते हैं क्या है, मतलब इसके अंदर हम रिकॉर्ड क्या करते हैं। तो देखो बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम रेवेन्यू रिसीट्स को लिखते हैं और रेवेन्यू पेमेंट को लिखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स हमने पीछे पढ़ा है कि रेवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं जो हमें बार बार मिलते हैं, ठीक है, जो बार बार हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, और रेवेन्यू पेमेंट जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंस होता है, जिनको हम बार बार पे करते हैं। अब देखो जो रेवेन्यू रिसीट्स है, अब इतनी तो बात समझ में आ गई कि वो सारे रिसीट्स जो बार बार मुझे मिलती है, चाहे वो मिला हो या चाहे ना मिला हो, अगर वो करंट ईयर का है तो हम रिकॉर्ड करेंगे वो सारी पेमेंट जो करंट ईयर की हो, चाहे हमने पे किया हो या ना किया हो, लेकिन हम रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम रिसीट रिकॉर्ड करेंगे, रिसीट और पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारी रिसीट ज़्यादा है और हमारे पेमेंट कम है तो हमें क्या होगा बेटे, सरप्लस, हाँ या ना, क्योंकि हमारी जो प्राप्तियां हैं वो ज़्यादा है, अधिक है हमारे पेमेंट से, व्यय से। और डेफिसिट ये बताएगा कि हमारी जो पेमेंट है वो ज़्यादा हो गई है और हमारी जो पेमेंट है वो ज़्यादा है किससे, रिसीट से। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, उस केस में डेफिसिट हो जाएगा, मतलब डेफिसिट का मतलब कमी हो गई। ठीक है। ऐसे ही फिर हम जब बैलेंस शीट की ओर मूव करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर हम दो बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने को मिलता है। आप लोगों ने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था, याद होगा पिछले साल, तो उस फाइनल अकाउंट के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने खाली एक ही बैलेंस शीट बनाई थी, वो भी क्लोजिंग डेट पे। ठीक है। यहाँ पे हमें दो बनाने पड़ते हैं जनरली, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर बेटे हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर बेटे हम दो चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, एक तो होता है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा होता है कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, जिसके अंदर ऐसी रिसीट जो लायबिलिटी को जनरेट करता है यहाँ पे, और कैपिटल पेमेंट क्या होता है, जो जिससे एसेट जनरेट होते हैं। ठीक है। जब कैपिटल पेमेंट करोगे तो बार बार तो करोगे नहीं, तो बार बार हम जो पेमेंट नहीं करते हो कहाँ पे, तो एसेट्स को जनरेट करने पे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए होता है। जैसे कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो लास्ट ईयर में आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होता था, जिसको हम यूज़ करके ले जाते थे, और क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम वहाँ से जो नेट प्रॉफिट हमें जो मिलता था या नेट लॉस जो मिलता था उसको प्लस या माइनस कर देते। याद है, याद आ रहा है सबको। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल गिवन नहीं होता, तो कैपिटल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट का सहारा लेते हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट से हम कैपिटल फंड डिटर्मिन करते हैं। ठीक है बेटे। जो मैंने अभी ये हैंड रिटन नोट्स जो आपके साथ अभी किया है, इसका मैं जो है वो स्कैन कॉपी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जा कर के जो है इसका हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं और अपने कॉपी में जॉट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।